हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो हम लोग इस चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से एकदम इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको करके दूंगा। अगर आप लोगों को कोई यहाँ पे डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, हम लोगों को इसमें जानकारी क्या प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको जानकारी करना है इस चैप्टर में आपको परिमेय संख्या को। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे 3/2 ये आपका परिमेय संख्या हो गया। खाली 4 की बात करें तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा होता है। ठीक है, उसके बाद हम संख्याओं के गुणधर्म को पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये सारे संख्या के जो गुणधर्म है ये आपको सीखना है। जैसे संप्रीत नियम क्या होता है, संपर्क नियम क्या होता है, क्रम विनिमयता क्या होता है, साचर्यता और सहचारिता क्या होता है, योज तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, योज प्रतिलोम क्या होता है, और व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। साथ में आपको वितरण नियम को भी ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, इस जब सारे नियम को पढ़ लेंगे, सारे जो आपके सामने लिखा है इसको अगर आप जान लेंगे तो ये चैप्टर खुद से आप सोल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको इस चैप्टर को सोल्व करा करके देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं संवृत नियम या संवरक नियम। तो देखिए इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लाउजर लॉ। तो चलिए क्लाउजर लॉ के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्लाउजर लॉ को जानने से पहले आपको 3 संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है और पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो इसके बारे में आपको जानना है। तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो धनात्मक होती है, यानी 0 से स्टार्ट होंगी और ये अनंत तक जो संख्या प्लस में जाएगा। जैसे ये 0 है, उसके बाद +1 +2 +3 ऐसे करके अनंत तक की जो संख्याएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या होगा, तो पूर्ण संख्या में से आप 0 को हटा दीजिए और जो भी संख्या आपके सामने आएगी वो आपका क्या होगा, प्राकृत संख्या। यानी इसको डायरेक्टली भाषा में हम लोग बोलते हैं कि जो गिनती की संख्या होती है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या में आपको निगेटिव और पॉजिटिव यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं देखने को मिलेगी। यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं के जो सम्मिलित रूप होगा उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या के रूप में जानते हैं। जैसे कहने का मतलब -4 थी, -3, इसमें 2 शामिल होगा, 4 शामिल होगा, तो ये जो सारे होंगे वो आपका पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बारी बारी से चर्चा करते हैं संवृत नियम में कि पूर्ण संख्या संवृत नियम में कौन कौन फॉलो नहीं करता है, कौन कौन फॉलो करता है। जैसे कि प्लस की बात करें, माइनस की बात करें, भाग है और गुना है, ये आपके पास 4 होते हैं। तो पूर्ण संख्या में संवृत नियम कहता है कि अगर आपके पास कोई 2 संख्या है, पूर्ण संख्या ए और बी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना a+b, ये भी पूर्ण संख्या होगा, तब ये संवृत नियम को फॉलो करेगा। जैसे कहने का मतलब 4 और 3 आपके पास 2 संख्याएं हैं पूर्ण संख्या, जब अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 3 7 ये क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा। और पूर्ण संख्या क्यों आया, क्योंकि ये संवृत नियम कहता है कि जो संख्या को आप जोड़ेंगे वो जिस रूप में हो उसी रूप में प्राप्त हो, तो ये संवृत नियम के अंतर्गत कहा जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि माइनस और गुना के, माइनस और भागा, ठीक है, माइनस और भागा में संवृत नियम फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, चलिए इसके बारे में रीजन समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 2 संख्या ए और बी, तो कोई जरूरी नहीं कि a-b जो है वो आपका पूर्ण संख्या ही होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका पूर्ण संख्या ही होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लें 4 और 5 ले लें, आपके पास 2 संख्याएं हैं पूर्ण संख्या। जब अब इन दोनों को घटाएंगे तो ये -1 आएगा और -1 पूर्ण संख्या होता नहीं है। ठीक है, -1 पूर्ण संख्या होता नहीं है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि माइनस में और यहाँ पे भाग में ये दोनों फॉलो नहीं करता है, ये दोनों लागू नहीं होता है। बाकी आपका जोड़ में और गुना में लागू होता है। अब हम पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो इसमें आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होंगी, लेकिन फिर भी आप देखने को आपको मिलेगा
कि इसमें जो भाग का नियम है वो फॉलो नहीं करता है, बाकी तीनों करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें कि आपके पास कोई 4 और 3 है, तो तब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 + 3 जब ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 आपका पूर्ण भी है और यहाँ से पूर्णांक भी है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 3 का लेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे एक आपका पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके से आप देख पाए कि पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस और गुना तीनों फॉलो करता है, लागू होता है, और भागा आपका लागू नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में। तो परिमेय संख्या में आप देखेंगे कि ये चारों समवृत्त नियम फॉलो करता है, क्योंकि आपके पास कोई दो परिमेय संख्या है, तब आप उसको जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या आएगा, भाग करेंगे तो भी आपका परिमेय संख्या होगा, गुना करेंगे तो भी आपके पास परिमेय संख्या आएगा। तो इस कंडीशन से आप कह सकते हैं कि समवृत्त नियम में परिमेय संख्या चारों यहाँ पे जो है प्लस माइनस और गुना भाग, ये चारों को फॉलो करता है, या कह सकते हैं चारों को लागू करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्रम विनिमयता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ? तो इसका एक आप व्यापक रूप देखेंगे कि अगर आपके पास कोई दो संख्या a + b है, तो b + a के बराबर यदि हो जाए तो हम इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या में हमने आपको ऊपर ही बताया था कि ये पूर्ण संख्या क्या होता है, प्लस यानी पॉजिटिव जो भी संख्या होती है वो आपका पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पे आपके पास कोई दो संख्या है a और b, तब आप इसको जोड़ेंगे a + b, तो ये होना चाहिए b + a के बराबर, तब हम इसको कहेंगे समवृत्त नियम, सॉरी क्रम विनिमय नियम। और एक क्रम विनिमय होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या 2 और 3 है, जब आप इन दोनों को 2 और 3 को जोड़ेंगे और 3 और 2 को जोड़ेंगे, दोनों कंडीशन में रिजल्ट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लागू करता है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम बात करें घटाव में, तो घटाव में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। ये नॉट इक्वल टू a - b, इसको नॉट इक्वल टू बोलता है, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, इस सीन का नाम है नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि a - b है वो नॉट इक्वल टू होता है b - a के। अगर हम गुना की बात करें तो गुना में हो जाएगा, लेकिन भागा में नहीं होगा। तो इसमें आपने देखा कि पूर्ण संख्या के भाग और माइनस ये दोनों फॉलो नहीं करता है। बाकी अगर प्लस की बात करें और गुना की बात करें तो ये दोनों फॉलो करता है। पूर्णांक संख्या की बात करें, देखिए हम एक समझा रहे हैं, बाकी आपको खुद से समझना है। अगर लेट करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको एक समझाएं तो खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए। पूर्णांक संख्या में वही चीज है, ठीक है, जो हमने आपको यहाँ पे पूर्ण संख्या में समझाया, लेकिन एक इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें भाग में और माइनस में दोनों में फॉलो नहीं करता। इसमें भी परिमेय संख्या की बात करें तो इसमें माइनस और भाग दोनों फॉलो नहीं करता है, बाकी गुना और प्लस दोनों फॉलो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चंस को सोल्व करते समय करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का सचार्य नियम। अब सचारता नियम क्या कहता है? सचारता नियम का एक व्यापक रूप है कि अगर आपके पास कोई तीन संख्या है a b c, तो जब a + b को, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपको होना चाहिए b + c के योग के बराबर। अगर ये इस चीज को फॉलो करता है तो हम इसको बोलेंगे साहचर्य का नियम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? साहचर्य का नियम। तो साहचर्य नियम में देखेंगे कि अगर पूर्ण संख्या में बात करें तो प्लस वाला फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए 2 3 5 आपके पास संख्या है, तो 2 + 3 को जोड़ेंगे प्लस 5 को जोड़ेंगे इक्वल टू, इधर आपको क्या जोड़ना है? 2 को छोड़ देना है और 3 + 5 को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे 3 × 2 5 + 5 हो गया, इधर 2 को छोड़ देंगे और 5 × 3 8, यानी दोनों तरफ 10 10 रिजल्ट हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से कहेंगे कि जो साहचर्य का नियम है वो आपका प्लस में काम करता है। अगर हम बात करें माइनस में, तो माइनस में काम नहीं करता है। गुना की बात करें तो गुना में करता है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर भाग की बात करें तो भाग में बिल्कुल नहीं करता है। ठीक उसी तरीके से पूर्णांक में बात करें तो पूर्णांक में
माइनस नहीं करेगा, भाग नहीं करेगा और गुना और प्लस करेगा। परिमेय संख्या में बात करें तो परिमेय संख्या में आपका माइनस नहीं करेगा, भाग नहीं करेगा और इसमें गुना और प्लस करेगा। तो जो आपने पूर्ण संख्या में देखा, पूर्णांक संख्या में देखा, वही आपका परिमेय संख्या में फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये साहचर्य का नियम है। अब हम लोग आते हैं योज तत्समक। योज तत्समक क्या होता है? योज तत्समक का मतलब होता है शून्य। क्या होता है? योज तत्समक का मतलब शून्य। जैसे आपके पास कोई संख्या ए है और इसमें जब आप जीरो जोड़ेंगे तो जीरो प्लस ए बराबर हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब आपके पास कोई 8 संख्या है, इसमें आप जीरो जोड़े और फिर उसके बाद आप 0 + 8 करें तो दोनों कंडीशन में तो 8 ही आया ना। तो इस चीज को हम बोलते हैं योज तत्समक, यानी जीरो जोड़ने से कोई फर्क ना पड़े जीरो को, तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं योज तत्समक। ठीक है, फिर उसी तरीके से आता है गुणात्मक तत्समक। ये क्या होता है? तो यदि किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या में जब एक से गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे कहने का मतलब आपके पास कोई संख्या 8 है, इसको जब आप 1 से गुना करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जब आप 1 गुना 8 करेंगे। 8 गुना 1 लिखिए या 1 गुना 8 लिखिए, इस कंडीशन में रिजल्ट आपका 8 ही आएगा। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम कहता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कहता है कि जब आप किसी संख्या में, पूर्ण संख्या में कोई भी चीज में 1 से गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट वही आएगा जो उस संख्या का मान होगा, उसका वो वैल्यू होगा। जैसे 8 में हमने 1 से गुना किया तो इसमें तो कोई परिवर्तन ना हुआ, 8 ही आया। -2 में 1 से गुना कराएं तो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी तीनों जगह -2। तो ये आपको समझना है गुणात्मक तत्समक को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट आता है योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या होता है कि जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, दो संख्याओं का योग शून्य हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 1 है और इसमें एक और 1 को जोड़ देंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या निकल करके आएगा? शून्य आएगा, क्योंकि ये पहले का जो 1 था वो माइनस में था और सेकेंड वाला आपका जुटा प्लस में। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। आपको कुछ फॉर्मूले भी याद रखना है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस काम होता है प्लस का, लेकिन हम लोग चिन्ह लगाएंगे माइनस का। फिर उसी तरीके से प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये चीज का जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे और खुद से भी सोल्व कर पाएंगे। तो ये आपका योग प्रतिलोम हमने समझाया कि जैसे आपके पास कोई संख्या है c/d, तो इसका जो योग प्रतिलोम होगा वो -c/d होगा। क्यों होगा? हमने ये भी आपको बताया कि जब ये दोनों संख्याओं का मान शून्य होगा, योग शून्य होगा, तभी ये योज प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो इसका मतलब कहता है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। जैसे कहने का मतलब आपके पास कोई संख्या 2 है, ठीक है, और उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 होगा, और जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट 1 आएगा। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि 2 का उल्टा करके जब हम संख्या में गुना करा रहे हैं तो जो गुणनफल आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है। तो यही कहता है व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कि जब कभी भी आप दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त करेंगे, जब उसको उल्टा करेंगे तो वो आपका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि a/b को b/a से जब हमने गुना कराया तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब हम बात करेंगे, लास्ट है वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है? जैसे आपके पास कोई 3 संख्या दिया है a b c, ठीक है, तो इसमें क्या होता है वितरण नियम में कि a को जब आप b + c से गुना कराएंगे तो आपको लिखना क्या होगा? a को इससे गुना कराना होगा और b को a से गुना कराना होगा, यानी दोनों कंडीशन में आपको a को गुना कराना ही है। जैसे a को b में कराएंगे तो ab आएगा प्लस, और a को c में कराएंगे तो ac आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वितरण नियम करता है। अगर ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस को फॉलो करेगा। और एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे समझा भी रखा है कि मान लीजिए आपके पास a है, उसके बाद ये आपका b है और वो आपका c है। बाकी आप रिजल्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से छोटा करके लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के तरफ। एक्सरसाइज में क्या कहा गया है कि योज प्रतिलोम लिखें। तो अभी हमने आपको योज प्रतिलोम बताया था कि योज प्रतिलोम क्या होता है कि आपके पास जो संख्या दिया गया है उसका निगेटिव यानी जोड़ने के बाद जीरो आए। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या है, जीरो। तो दो में आप क्या जोड़ेंगे, इसका रिजल्ट जीरो आए, तो हम इसमें जोड़ेंगे -2/3, तब ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो यही -2/3 इसका योग प्रतिलोम हो गया। आया समझ में, ये आपका -2/3 है, ये क्या हो गया, योग प्रतिलोम हो गया। तो इसका लिख लेंगे -2/3। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ भी लिखना है -25/9। फिर यहाँ पे आपको माइनस दिया है तो +16 लिखेंगे, तभी तो रिजल्ट जीरो आएगा। फिर -15/18 है तो यहाँ पे लिखेंगे +15/18। फिर यहाँ पे जीरो है तो देखिए जीरो ना तो निगेटिव संख्या है और ना ही पॉजिटिव संख्या है, तो इस कंडीशन से इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये जीरो है तो आपका जीरो रहेगा। ठीक है, 6 नंबर की बात करें तो -5/7 -5/-7, तो आप माइनस माइनस यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपका क्या आएगा, 5/7। अब ये 5/7 है, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए योग प्रतिलोम में, तो -5/7 होगा। -5/7 होगा तभी तो ये दोनों का कट करके रिजल्ट जीरो आएगा। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर समझ में आया होगा। अब 7 नंबर की बात करें तो देखिए 13/-5 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 13/-5 को पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, -13/5, और योग प्रतिलोम कहाँ है तो आपको 13/5 लिखना होगा क्योंकि इसका रिजल्ट जीरो आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से -2/15 को आप क्या लिखेंगे, खाली 2/15, माइनस को हटा देंगे तो ये आपका योग प्रतिलोम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, खाली जगह को भरने वाला, जिसमें आपको संख्या दिया गया है और गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। और हमने आपको गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा रखा है कि आखिरकार गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। एक बार फिर से आपको नजर मरवा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम है, कहाँ चला गया, देखिए ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम है कि दो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2, यानी उसका रिवर्स करने पर, उल्टा करने पर, और उसका जो मान आएगा वो आपका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे 13, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -13 में आप क्या गुना करेंगे कि आपका रिजल्ट 1 आए, तो -13 से करना होगा। ठीक है, तो आपका एक यहाँ पे चला आएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे देखिए पहले से ही भरा है 1/-13। अभी 5/4 है तो इसका क्या बनेगा, 5/4 का सीधे आप इसको उलट देंगे तो ये कितना बनेगा, 4/5। देखिए 5/4 को 4/5 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे -4/7 में क्या कराना होगा, तो 7/4 से गुना कराना होगा। ठीक है, और 7/4 से कब गुना कराएंगे, माइनस में, तो माइनस नीचे चला आएगा, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये इसमें क्या भरा जाएगा, -7/, इसमें माइनस नहीं इसमें लगेगा, -7/4 होगा। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8/5 होगा, सीधा उल्टा। -1 है, ठीक है, तो -1 में आप क्या जोड़ेंगे, इसका रिजल्ट 1 आ जाए, इसका रिजल्ट 1 आ जाए, तो माइनस का योग प्रतिलोम क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए -1 में गुणात्मक प्रतिलोम 1/-1 ही होगा, तभी तो ये 1 आएगा कट करके। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है, -1। ठीक है, तो ये सारे खाली जगह आपको भर लेना है अच्छे से। अगर कोई समझ में पॉइंट नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप आसानी से पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग कीजिए और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने इतने सारे गुणधर्म पढ़ा है जिनमें आपको सचारता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम, वितरण नियम, तो इन सभी में से कोई एक को उठा करके सोल्व कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्रम विनिमय नियम में एक हर वाला को एक साथ कर लेते हैं। जैसे 4/3, यहाँ पे प्लस है, माइनस का 2/3, प्लस लिखेंगे 3/5 प्लस -11/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद हम इन दोनों को हल करेंगे। इन दोनों को हल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 4 है और प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा 2, इधर यह बंद हो जाएगा।
इधर की बात करें तो बीच में प्लस लगा देना है और 5 का एलसीएम 5 ही होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 11। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2/3 आ गया, प्लस इधर करेंगे तो माइनस के 8/5। देखो घटेगा ना, 3 से 11 तो घटेगा नहीं, तो आपको 11 में से 3 घटाना होगा, लेकिन चिन्ह क्या लेना होगा, निगेटिव। अब 3 5 के यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। 15 को 3, चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इधर बना देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे 15। 15 को जब 3 से भाग करेंगे तो 5, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 को 15 से करेंगे तो 3 आएगा, तो बीच में माइनस हो जाएगा, और 3 8 कितना हो जाएगा 24। जब आप इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 14/15, और यही आपका इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से फटाफट से छापिए, 5 से 7 सेकेंड में आप छाप लीजिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं, आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो पॉज कर लीजिए, आप वहां से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिटाते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके से दिया है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे साहचर्य का नियम। ठीक है, तो पहले देखेंगे 7 वाले और 7 वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो 2/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, माइनस का 3/7 यहाँ करेंगे तो प्लस 1/14 गुना 2/5 बराबर, इधर क्या बराबर नहीं, यहाँ पे माइनस था ना तो माइनस ही लिखेंगे, कितना 1/6 गुना 3/2। ठीक है, अब चलिए फटाफट से हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। देखिए 2 में 3 से गुना कराएंगे तो -6 आएगा, और 7 बटा कितना आएगा 35, प्लस 1 को 2 में करा दीजिए 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 5 70। अगर काटना है तो काट भी सकते हैं, और नहीं काटना है तो आप जैसे वैसे छोड़ दीजिए। यहाँ करेंगे तो 3 बटा कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ से 30 और 70 30 और 35 और 70 का एलसीएम क्या होगा 70, तो माइनस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 होगा, -3/12। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10/70 माइनस में, अब ये तो कट जाएगा, माइनस के 3/12 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या गया -1/7 -3/12। अब 12 7 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 84 हो जाएगा 12 7 का, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस के कितना होगा 12×7 = 84, तो 7 या 21। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 1 3 2 1 3, यानी माइनस के 33/84। इसको कटता है तो काट दीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। तो देखिए 3 से कट रहा है, 28 तिया 84 और 11 तिया 33, तो इसका जो रिजल्ट आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, माइनस में आपका आएगा 11/22। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने ये दोनों क्वेश्चंस को सोल्व कराया। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। तो चलिए यहाँ पे इसको फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास 5/18 है, इसको मल्टीप्लाई कराना है कितना से, -7/72 के व्युत्क्रम से। तो -7/72 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 72 माइनस ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 72/7। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 18 चौका 72 कट जाएगा, और ऊपर कितना आ गया 5 चौका 20, और 20 माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक मान है, और बटा में कितना आ जाएगा 7, तो -20/7 आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा गया है कि इसमें कौन सा गुणधर्म है। तो देखिए हमने आपको ऊपर पढ़ाया था सारा गुणधर्म, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कौन सा गुणधर्म है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसको मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है, क्या मान लेंगे सी मान लेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि ए गुना, ठीक है, ए गुना बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए बी गुना बी सी के, ए बी गुना ए सी के, ए बी गुना ए सी के। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, ए का मान देखेंगे तो -1/3 यहाँ पे भी है, 1/2 बी का मान है तो बी का मान है, यानी ए प्लस बी यहाँ पे हो गया, ए गुना बी यहाँ पे हो गया,
फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे a गुना सी। तो इस तरीके से जो रिजल्ट आता है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम देते हैं नाम? वितरण नियम। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि ये वितरण नियम का गुणधर्म है। इसका है वितरण नियम का गुणधर्म है। अब हम लोग वितरण नियम का एक और भी नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे, वितरकता के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा गया कि क्या -1/-1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? अगर है तो कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1 में 8 से गुना करेंगे 8 और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी -9/8। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि a का रिवर्स 1/a और रिजल्ट 1 दे। तो जब आप इसको गुना कराएंगे 8/9 से, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा और बच करके आएगा -1, और जो -1 आता है वो गुणात्मक प्रतिलोम उसको फॉलो नहीं करता है। तो आप लिखेंगे कि अतः इस प्रश्न में गुणात्मक प्रतिलोम का मान 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। लिख लेंगे, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो आपके सामने दिख रहा है 3 से ही 1/3। जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे, गुना कराएंगे, तो 3 तिया 9, 10/3 आ जाएगा। का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो 0.3 को आप लिख सकते हैं 3/10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 3/10 से। जब मल्टीप्लाई 3/10 से कराएंगे, देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3, यानी रिजल्ट आ गया कितना? 1। तो जब रिजल्ट 1 आ गया तो आप कहेंगे कि हाँ, लिख लेंगे, हाँ 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि इसका मान 1 के बराबर है। ठीक है, आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप लोग वीडियो पॉज करके छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो आपके सामने दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं और दोनों को वितरण नियम से सोल्व करना है। तो चलिए, वितरण नियम में सबसे पहले आपको पता है कि ए बी सी हमको मानना है, और वितरण नियम कहता है कि यदि आप कोई संख्या को गुना करा रहे हैं a प्लस बी से, तो क्या होगा, ए बी प्लस क्या होगा, ए सी। ठीक है, तो इसको में गुना कराएंगे और उसके बाद इसको इसमें कराएंगे। तो चलिए, -3/4 को गुना कराएंगे 2/3 से, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, लिखेंगे -3/4 लिखेंगे और गुना कराएंगे -5/6 से। अब यहां से कराएंगे तो देखिए -6/12 आ गया, प्लस में यहाँ पे देखिए तो 5 दिया 15, माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, और 6 चौका 24। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 24। तो इस यहाँ पे जब 12 से 24 में भाग लगाएंगे 2, तो -12, फिर यहाँ पे +15। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो 3 कितना आएगा, 24। 3 कितना आएगा, 24। और जब इसको आप काट देंगे तो 3 8 24, 1/8, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। बाकी तो हम सारी चीजों को इजीली सोल्व करा ही रहे हैं। अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। इसमें कहा इसको इससे कराइए और इसको फिर इससे कराइए। तो 5/6 मल्टीप्लाई 2/5, ये माइनस में है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5/6 3/10। अब यहाँ से गुना करा लीजिए, तो 5 दूना 10 माइनस में आएगा और 6×5 30, फिर यहाँ से 5 दिया 15 और 10 छक्का 60 हो जाएगा। अब 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम 60 होगा। तो जब 30 से 60 में भाग लगाएंगे
तो -2, और -2 को 10 में गुना कराएंगे तो -20 प्लस 15। जब इसको घटाएंगे तो माइनस के 5/60 आएगा, और जब आप इसको काट दीजिएगा तो 12×5=60, एक कट जाएगा, और कट करके कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 8 का, ठीक है, 8 का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ, तो ये आपका कट क्या आ जाएगा, -1/12। देखिए 12×5=60 कट जाएगा ना, यहाँ पे 60 है तो, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो माइनस ऊपर होगा, 1/12 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही सारा कंसेप्ट समझा दिया था कि योज्य तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुना का साहचर्य नियम क्या है, तो इस सारे चीजों को हमने पढ़ा रखा है ऊपर ही। तो जो बच्चा अगर ऊपर अच्छा से पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन को इजी से सोल्व कर लेगा। जैसे कि योज्य तत्समक का क्या मतलब होता है कि कोई संख्या है, उसमें अगर आप जीरो को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो जीरो प्लस वो संख्या आएगा। जैसे कहने का मतलब 8 में अगर हम जीरो जोड़ेंगे या जीरो में 8 जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा 8 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका योज्य तत्समक कहता है। गुणात्मक तत्समक क्या कहता है कि आपके पास कोई संख्या 8 है, उसमें अगर कोई 1 से गुना कराते हैं, कोई भी संख्या में आप 1 से गुना कराते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो 1×8 के बराबर ही आएगा, या 1×1 के बराबर ही आएगा। अब यहाँ पे सारे चीजों को आपको मिलाना है कि कौन किससे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से मिला देते हैं। तो देखिए पहला पहला क्या कहता है, माइनस का 1/2 है प्लस 3/2, यानी हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी बराबर हो रहा है बी प्लस ए। देखिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी और बी प्लस ए कब होता है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आप इसको योग के क्रम विनिमय नियम यानी जोड़ वाला में आएगा। और देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो इसका कौन सा मिलेगा, फर्स्ट का जे मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट का जे मिलेगा। अब सेकंड की बात करें, देखिए यहाँ पे ऐसे ज्यादा गिजिर विजिर हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट का जे। सेकंड की बात करें, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड सेकंड में देखिए तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए गुना बी आ रहा है, ए गुना बी बराबर बी गुना ए आ रहा है। तो इसको क्या कहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए गुना बी बराबर बी गुना ए, तो हम इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यानी दूसरा का क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपको मिलाना है तीसरा वाला के क्या होगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी वाला स्थिति है यहाँ पे, तो ये कौन सा होगा, तो ये आपका बन करके आएगा योग का साहचर्य नियम। देखिए यहाँ पे हमने लिखे भी है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के, और ठीक वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपका तीसरा का कौन सा बनेगा, एच। चौथा की बात करें तो चौथा में आपका क्या बनेगा, चौथा देखिए 1/4 प्लस 3/8 बराबर 5/8, यानी ये आपका जो बन रहा है चौथा, वो बन रहा है यहाँ से संपर्क नियम पे, कि अगर आपके पास कोई दो संख्या दिया गया है ए और बी, तो इसका रिजल्ट ए प्लस बी भी पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर हो, और पूर्ण संख्या हो, ठीक है, साथ में परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पे कौन फॉलो करेगा, चार का आपका फॉलो करेगा संपर्क नियम एफ को। फिर हम यहाँ पे 5 को लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, 5 को लिखेंगे। 5 क्या है, 5 गुना 1/2 गुना 3/4, यानी ये आपका ए है, बी है, और ये आपका सी है, फिर यहाँ से ए है, बी है, सी है, तो ए गुना बी गुना सी बराबर होना चाहिए। तो ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे ये गुना के साहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है, तो इसको इसमें मिला देंगे, यानी जो 5 नंबर है वो आपका सी में मिल जाएगा। 6 नंबर की बात करें तो देखिए 6 नंबर में -5/4 को 0 से जब ऐड कर रहे हैं तो वो 5/4 ही आ रहा है, और ये आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट में। कहाँ पे देखने को मिलेगा, फर्स्ट में। तो 5 था ना, 6 को आप ए लिख लेंगे, 6 का क्या लिख लेंगे, ए। अब हम लोग आते हैं 7 पे, तो 7 में आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे 5/2,
यानी ये आपको देखने से पता चल रहा है कि ये जो है आपका इस नियम को फॉलो कर रहा है, देखिए, ठीक है, ये इस नियम को फॉलो कर रहा है, यानी इसको हम लोग वितरण नियम कहते हैं। तो ये सात हो गया ना, ठीक, सॉरी बीच में सात छूट गया ना आपका, सात सात -8/3 × 1 -8/3, तो ये कौन सा है? तो आप इसको देखेंगे तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए, ठीक है। तो ये 6 का आपका कौन सा मिलेगा? 6 का ए मिल जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। 6 का 6 नहीं है ना भाई, ये 7 है, 7, सॉरी 6 का है तो हमने लिख दिया है 7। 7 का क्या बनेगा? 7 का ये बी बनेगा, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो ये 6 का आप लिख लेंगे बी। फिर उसी तरीके से अगर हम 8 की बात करें तो 8 में आपको क्या लिखना है? 8 का आपका जो बनेगा वो ई बनेगा, देखिए ई कहाँ है यहाँ पे, 8 का ई बनेगा, ठीक है, 8 का ई बन जाएगा। फिर उसके बाद 9 का क्या बनेगा? 9 का क्या बनेगा? तो 9 का आपका जी बनेगा, कहाँ है जी? यहाँ पे देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम 9 का इसमें बना दीजिए। और फिर 10 का क्या बनेगा? तो जो एक बच चुका है, कौन सा बच चुका है? तो आप देखेंगे डी बच गया है, योज प्रतिलोम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिला लेना था। तो ये वीडियो में आपको हमने बताया कि कैसे आपको इस चैप्टर को सोल्व करना है। कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग जरूर बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।